साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस बुक पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्लास 4 में आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ठीक है, तो चलिए इसे जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला सवाल यहाँ पर है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ठीक है, देखिए नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान हैं वो भाग 2 में दिए गए हैं। ठीक है, तो भाग 2 में भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित इसमें प्रावधान उल्लिखित हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हो गया और इस तरह से यहाँ पर 3-4 सवाल रिपीट किए गए हैं जिन्हें हम देख लेंगे। देखिए ये वही फिर से पूछ रहा है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है, भाग 2 में कौन से मतलब अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो 5 से 11 हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए अगला ये सवाल देखते हैं, 4th। तो ये क्वेश्चन ये है, यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता, मतलब भारत के संविधान में कौन सी नागरिकता है, या हमें जो हम इस देश में भारत में जो नागरिकता है वो कौन सी है। तो भारत में अगर नागरिकता की बात की जाए तो एकल नागरिकता है। ठीक है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ अगला सवाल है, कह रहे हैं कि भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी एक सही है। ठीक है, देखिए तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता ये नहीं है, हमारे यहाँ डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। राज्य की एकल नागरिकता ये भी नहीं है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता ये ठीक है। भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता ये भी हमारे देश में प्रचलित नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, देखिए भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ये जन्म द्वारा तो प्राप्त होती है, देशीकरण द्वारा प्राप्त होती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ये भी तब भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो भारतीय बैंक में धन जमा करके ये हमें नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ये एक सिंपल क्या है, कॉमर्शियल बिहेवियर है। ठीक है, वाणिज्यिक व्यवहार है, तो इसका आंसर यहाँ क्या होगा, डी होगा। ठीक है, आंसर इज डी। भारतीय बैंक में धन जमा करने से हमें नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं आगे। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, बाद में यह था संशोधित, द्वारा भारतीय नागरिकता निम्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। देखिए जन्म द्वारा, ठीक है, जन्म से हमें ये मिलती है, रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, ठीक है, रजिस्ट्री करने से, ठीक है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के भारत में सम्मेलन द्वारा। ठीक है, भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ अगला सवाल है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, ठीक है, देखिए भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो ऑब्वियसली खो जाएगी, मतलब नागरिकता नहीं रहेगी। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी ठीक है, अगर वह किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो हमारे देश का नागरिक नहीं रहेगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ये बात सही नहीं है, और सरकार की आलोचना करता है। तो देखिए दोस्तों, नागरिकता खो जाने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो भारतीय नागरिकता का परित्याग करने से नागरिक नहीं रहेगा, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तब भी देश का नागरिक हमारे का वह नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मामला ये है कि यदि वह किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, ठीक है, तो भारत का नागरिक वह रहेगा। ठीक है, जैसे सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के शोएब मलिक से शादी की, लेकिन वह यानी सानिया मिर्जा भारत की नागरिक अभी भी हैं। सरकार की आलोचना करने से नागरिकता नहीं जो है जाएगी हमारी, ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मसला है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है,
निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? ठीक है, तो नागरिकता के लिए जो है कौन शर्तें तय करता है? तो हमारे देश की संसद इस चीज़ के लिए या इस काम के लिए प्राधिकृत है। ठीक है, संसद ही नियम कानून बना करके तय करेगा कि किस किस तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, देखिए 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है और भारतीय मूल का व्यक्ति कोई अप्लाई कर रहा है तो उसे भारत में 7 वर्ष रहना होगा, तब जाकर के उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? देखिए दोस्तों, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 जो है वो 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित किया गया। ठीक है, चलिए डेट याद रखनी, 11 दिसंबर 2019। ठीक है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसको देख लेते हैं एक बार। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है, 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, और यह विधेयक एक्ट बन गया। ठीक है, 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। ठीक, आइए दोस्तों अब हम इसमें मूल अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, देखिए तो कौन सा एक सही है इसकी बात हम कर रहे थे। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। तो यहाँ पर जो मूल अधिकारों की पहली बार बात की गई थी वो 1928 में प्रस्तुत की गई नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न है मौलिक अधिकार क्या हैं? ठीक है, वाद योग्य, अवाद योग्य, लचीले या कठोर? ठीक है, देखिए दोस्तों मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित की गई हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व जो है वो अवाद योग्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनके लिए हम केस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न पूछा गया है मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये बात ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये सही है। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकारों को सिर्फ और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में है। इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 358 एवं 359 में आपात की घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इमरजेंसी जब लगाई जाएगी देश में जब भी, तब मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है यहाँ पर, देखेंगे भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है,
तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है, ये सही है। इस संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये भी सही है। प्रस्तावना में ये बात हमें बताई गई है और प्रस्तावना को जो है वो संविधान का मूल अंग या मूल ढांचा स्वीकार किया गया है। तो इस हिसाब से सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं, तो ये हमारा ये सही हो जाएगा। और चूंकि यह मौलिक अधिकार हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए हैं, तो ये गलत हो जाएगा चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर। तो यहाँ जो है आंसर होगा वो सही उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, सी। अमेरिका में ये जो है ना स्टेटमेंट, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ठीक है। देखिए, नागरिकों को मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो चूंकि भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। यानी कि संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है। ये बात, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है ना। अनुच्छेद 13 हमने पढ़ा 12 से 35, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक क्या है, हमारे सभी मौलिक जो है मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 13 नंबर जो है कहाँ आएगा, मौलिक अधिकारों में आ जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, देखिए दोस्तों, समता का अधिकार जो है वो 14 से 18, ठीक है, में बताया गया है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए, अब यहां पर एक नज़र डाल लेते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किया गया है। ये है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, छुआछूत का भेदभाव का अंत, और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, एंड ऑफ द टाइटल्स। तो इस तरह से ये जो है मैचिंग के आधार पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, ठीक है। देखिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14, ठीक है, देखिए, संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो चाहे वह विदेशी व्यक्ति हो, यह अधिकार सब पर लागू होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14, अनुच्छेद 14 यानी ए, ठीक है। तो यहाँ पर यह याद रखना है कि विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण हमें संविधान में कहाँ से प्राप्त होता है, अनुच्छेद 14 से, ठीक है। चलिए, चाहे विदेशी नागरिक हो चाहे वह भारत का नागरिक हो, ये दोनों ही तरह के नागरिकों पर जो है अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग को, तो यह कह रहे हैं को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, आरक्षण के प्रावधानों की अगर बात करें तो ये किए गए हैं अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आइए देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4), ठीक है, तथा 16(4) के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद खंडों 15(6) एवं 16(6) के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो होती है, तो ये भी शामिल इसमें कर दी गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन कौन से हमारे मूल अधिकारों में आता है। देखिए जो समता का अधिकार है उसकी बात कर रहे हैं, तो कानून के समक्ष समानता ये सही है, सामाजिक समानता ये भी सही है, अवसर की समानता ये भी ठीक है, आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में दी गई है, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 में दी गई है तथा अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में दी गई है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों के 14, 15, 16वें अनुच्छेद में दिया गया है। आर्थिक समानता इसमें कहीं भी शामिल नहीं है, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया। देखिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ठीक है, समाजवादी शब्द समानता के लिए है, सभी को समान मानना है। ठीक है, और इसके बाद यानी कि पूरे समाज को साथ लेके चलने जैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आगे है ए को, यानी ऑप्शन ए यहाँ जो लिखा है समाजवादी के लिए, को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। ठीक है, आर्टिकल 14 के साथ मिलाकर पढ़ना। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। उसके बाद कह रहा है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना, तो यहां पर ये सही हो जाएगा डी। ठीक है, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। आइए इसे देखते हैं, समझते हैं। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982 में यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 एवं 16 को संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत इन अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इसको संगत वर्गीकरण अथवा असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये 14, 16 मतलब जो आर्टिकल्स हैं उन सबको और समाजवादी वर्ड को हम एक साथ मिला करके। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, फिर से यानी कि यही सवाल दोबारा से फिर से पूछा गया। देखिए, पीसीएस 2001 में, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में और यूपी पीसीएस 2002 में। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्न में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हमने अभी भी पढ़ लिया था, अनुच्छेद 14 तथा 16। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। छुआछूत अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अस्पृश्यता के लिए जो आर्टिकल है वो है 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी का जो है वो क्या है, 17 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, देखिए दोस्तों, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो अस्पृश्यता का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। ठीक है, अनटचेबिलिटी का, तो कौन सा है ये, तो हमने पढ़ा था अस्पृश्यता के लिए कौन सा नंबर है, 17 है। ठीक है, और 17 कहाँ आता है, 14 से लेकर के 18 के बीच में। ठीक है, तो 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। देखिए, हमने बात की थी कि समता का अधिकार जो 5 अनुच्छेद हैं 14 से 18, और अब स्वतंत्रता का अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो 19 से 22। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। तो मौलिक अधिकारों की हम जो बात करेंगे, तो भाग 3 के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।
अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा का अधिकार और अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। तो 19 से लेकर के 22, 19, 20, 21, 22 ये 4 अनुच्छेद हैं जो हमारे, ये किससे संबंधित हैं? फ्रीडम से। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहां पर है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में अगर हम बात करें तो यह जो है अनुच्छेद 19 मतलब राइट टू फ्रीडम जो है वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है। ठीक है। देखिए, संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19(1) क, ठीक है, या यूं कहें कि अनुच्छेद 1(a) के अंतर्गत वर्णित वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया है। ठीक है। तो यानी कि बोलने की स्वतंत्रता का मसला है, तो हमारा ये जो प्रेस की फ्रीडम जो है वो कहाँ आएगी? अनुच्छेद 19 में आ जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत, ठीक है, ये रिक्त स्थान है, के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हम जो है किसी निजी भवन या मतलब निजी भवन के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं। ठीक है। आइए इसे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मेंशन है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ बाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है। देखिए, तो विदेश यात्रा के लिए जो संरक्षण प्रदान करने वाला अनुच्छेद है वो है 21। ठीक है, 21। तो इसको देखते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अगर हम देखें तो सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली, ठीक है, AIR 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कभी भी तथा कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। ठीक है। संचरण जो है, संचरण शब्द जो दिया गया है उसका अर्थ है कभी भी और कहीं भी जाने का अधिकार। ठीक है। तो विदेश भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे यहां पर, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? देखिए दोस्तों, विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार या सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 21 की बात यहां पर की गई है, तो एकांतता का अधिकार, ठीक है, ये निजता के अधिकार में आता है, एकांतता का अधिकार। ठीक, तो सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ठीक है। देखिए, तो यहां पर अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 21 के तहत आप, चूंकि ये निजता का अधिकार है, ठीक है, तो पसंद से विवाह करने की जो है इच्छा को संरक्षण देता है या अधिकार को संरक्षण देता है। 27 मार्च 2018 को गैर सरकारी संगठन यानी कि NGO शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघवाद में उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे यहां पे, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ठीक है। देखिए, शिक्षा के अधिकार की बात कर रहे हैं, तो ये जो है 1993 में उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ये एक केस था
इस केस में जो है ये निर्णय दिया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर बात यह है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1993 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अधिकार के रूप में उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बाद में यह कहते हुए संगठित किया, इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है। हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर प्रश्न था कि किस निर्णय में यह हुआ था, तो उन्नी कृष्णन और आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य बाद में। ठीक है, तो ये 1993 का केस था। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, यहां पर बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, ठीक है, देखिए तो यहां पर क्या है, अनुच्छेद 24। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो किसी बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए जो है यहां पर जो है क्या है, अनुच्छेद 24 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? ठीक है, एक ही केस के लिए 2-3 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, यह मतलब ये है। तो ये अनुच्छेद 20 में कहा गया है। ठीक है, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम में संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, एक केस के लिए 2 बार दंडित करना या मतलब 2 बार उसको अभियुक्त बनाना, ये चीज है यहां पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है ये। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है? ठीक है, देखिए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे। चलिए, यहां पर क्या है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22(4) के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार हैं। ठीक है, तो यहां पर कि किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने महीने के लिए रख सकते हैं जेल में या बंदी बना सकते हैं? 3 महीने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, आर्टिकल 25 का संबंध जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। ये कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? देखिए, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द प्रयोग किया गया है, उसमें क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, पारसी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो बौद्ध, जैन और सिख ये तीनों ही जो है समुदाय हिंदू समुदाय के या हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समुदाय नहीं है, हिंदू धर्म, और जैन, सिख और बौद्ध इन तीनों को ही जो है हिंदू में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर देख लीजिए। कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ठीक है, देखिए तो यहां पर यह मानववाद के अधीन नहीं है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए
सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 26 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ठीक है, देखिए, लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्म निरपेक्षता। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 26 की अगर हम देखें तो लोक व्यवस्था, ठीक है, और उसके बाद सदाचार और उसके बाद स्वास्थ्य। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 4, 5। ठीक है, तो यहां पर अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर का प्रतिबंध अनुच्छेद 23 में सही है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, ठीक है, चाइल्ड लेबर 24 से संबंधित है, सही है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है, ये सही है। 29 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये गलत है। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 29 में एक्चुअली ये संबंधित तो इसी बात से है, लेकिन दूसरा है इसका मतलब 29 में कहा गया है कि जो है अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह गारंटी देता है कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, भाषा आदि के आधार पर राज्य द्वारा संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने या सरकारी धन से सहायता लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ये जो है, और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये जो है अनुच्छेद 30 में आता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहां पर क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो हमने अभी अभी बात की थी अनुच्छेद 30। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहां आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। ठीक है, तो यहां आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है और संविधान का संरक्षक हमारा न्यायालय है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को ही, चूंकि अभिलेख न्यायालय होते हैं ये, इन्हीं को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, कई बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ठीक है, देखिए दोस्तों, संविधान की आत्मा के बारे में अगर हम कहें तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है,
अनुच्छेद 32, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको ही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है इसको संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को कह रहे हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। उसके बाद परमादेश को कह रहे हैं बी कमांड, ठीक है। प्रतिषेध को कह रहे हैं टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा को कह रहे हैं वाई वॉट अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, तो वो है हमारा सी यानी प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, ये सही नहीं है। देखिए टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, ना कि प्रतिषेध रिट के लिए, ठीक है। शेष सभी युग्म सुमेलित हैं। तो टू बी सर्टिफाइड जो है वो किसके लिए है, उत्प्रेषण के लिए है, ठीक है, प्रतिषेध के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर कि संवैधानिक उपचारों में से किसे, निम्न संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, ये एक से ज़्यादा है इसलिए तो इसे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहे हैं उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा री एग्जामिनेशन करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। इसके अतिरिक्त जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा यानी वाई वॉट अथॉरिटी उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है, ठीक है। इस रिट में भी पोस्टमार्टम का भाव निहित है, तो इसका उत्तर ई होना चाहिए, यानी कि एक से ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट को या उस याचिका को कहा जाता है, ठीक है। देखिए तो इसको हम कहते हैं मैंडेमस, ठीक है। मैंडेमस यानी परमादेश, ठीक है। इसका आशय क्या है, हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका या रिट द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका को अगर कोई न्यायपालिका कुछ बात बोल रही है, कह रही है, तो यहाँ पर ये मैंडेमस हो जाएगा, ठीक है। हम आदेश देते हैं, ठीक है, ऐसा कार्य करे कि जो कि उसे अपने शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें, पहला है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें इधर सूची 2 में जो चीज़ें दी गई हैं उनसे मिलाना है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध, ठीक है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये अनुच्छेद 23 से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मिल जाएगा, डी जो है वो 2 से मिल जाएगा। मूल ढांचे का सिद्धांत अगर हम देखें, ठीक है, तो वो संबंधित है मिनर्वा मिल केस से, ठीक है। तो सी आपका 1 से मिल जाएगा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये आपका केशवानंद भारती केस से संबंधित है, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, और मिनर्वा मिल केस जो है वो 1980 का है, ठीक है, 1980 का। मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए थे संविधान के 42वें संशोधन से 1976 में, ठीक है। तो ये इस तरह से मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मुकदमे में किया है। देखिए बुनियादी ढांचा सिद्धांत या मूल संरचना सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया था, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया था। ठीक है, तो ये हमें याद करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहां पर, निम्न में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। ठीक है, देखिए हमारे संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार था पहले, लेकिन उसको जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से उसको जो है मूल अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 44th अमेंडमेंट 78 में किया गया था, 1978 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 20/6/1979 से प्रभावी द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया तथा इसे विधिक या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तत्समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी शासन में प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ये हमारा अधिकार है। लैंगिक समानता का अधिकार, यह भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह भी मूल अधिकार में आता है। लेकिन सूचना का अधिकार जो है वो किसमें नहीं आता, मूल अधिकार में नहीं आता है। ठीक है, देखिए सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षतः नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार 19(1) के अंतर्गत माना है। अतः इसे मूल अधिकार माना जाता है, तथापि इसका संविधान में लिखित रूप से उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। देखिए हमने बात की थी कि अनुच्छेद 14 में विधि के समान संरक्षण का अधिकार, ठीक है, ये ही सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे वह विदेशी नागरिक हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है, देखिए दोस्तों, इनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक है, तो डीपीएसपी को लागू या शामिल करने का, भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर क्या है, अगर हम देखें, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहां पे, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह उद्देश्य है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह भी एक उद्देश्य है डीपीएसपी का। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, यह भी एक उद्देश्य है डीपीएसपी का। लेकिन एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये अपने आप में इस डी ऑप्शन का क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा धार्मिक राज्य बनाने की स्थापना करना ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वो क्या है, यहाँ पर क्या नहीं है, सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, हम देख रहे हैं, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ठीक है, डीपीएसपी में शामिल है। कल्याणकारी राज्य की भावना जो है वो, या कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ है, हमारे डीपीएसपी में है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए साथियों, यहां पर कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारतीय संविधान में
डीपीएसपी में किया गया है, ये संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहां पर है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपी को किस किस तरह से विभाजित किया जा सकता है। तो देखिए, समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सभी प्रकार से हम वो कर सकते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको एक बार। यहाँ पर देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति की अगर बात करें तो वो सकारात्मक है और ये गैर बाध्य योग्य हैं। ठीक है, केस नहीं किया जा सकता इनके खिलाफ। ठीक है, इन्हें जो है, ठीक है, केस नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर है, देखेंगे हम। समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक, तो ये जो है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, देखिए, चूंकि है भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में डी में शामिल किया गया है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी है और ये 39 है, तो अपने आप में ये क्या हो जाएगा, डीपीएसपी। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, याद रखना है 39 डी। प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। देखते हैं, चलिए। भारत के संविधान में भाग 4 के तहत राज्य के डीपीएसपी के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40, ठीक है, राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कोई कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन, ठीक है, लोकल गवर्नेंस, तो मतलब स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सबसे छोटे स्तर का जो हमारा प्रशासन शासन होता है या सरकार होती है उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों के लिए जो अनुच्छेद है वो 40 है, ये हमने देखा अभी, और भाग 4 के डीपीएसपी में से जो है शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर अगला प्रश्न हम देखेंगे, सूची 1 और सूची 2, ठीक है, इन्हें मिलाना है। तो ग्राम पंचायतों का गठन हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, समान आचार संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, और कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। देखिए, इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी की बात अगर करें तो अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51 जो है शामिल इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, सबसे अंतिम वाला है इंटरनेशनल के लिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, निम्न में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। ठीक है, देखिए, शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, अगर हम कहें कि 42वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया की बात कर रहे हैं तो समान आचार संहिता, ठीक है, ये पहले से ही संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया गया है, तो इस संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा गया। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अगर हम यहां पर देखें तो समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित है।
निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर एवं सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों को अल्पवयी व्यक्तियों की सुरक्षा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 39 में ये चीज शामिल की गई है। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 39 में शामिल किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 ठीक है, और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा ये अनुच्छेद 48 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इन चीज़ों को ये जो है पूछ सकता है मैचिंग में। ठीक है, तो ये इस चीज़ को हमें बार बार याद करके जाना होगा ताकि ये कर पाए हम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? ठीक है, देखिए बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। देखिए साथियों, यहां पर क्या है, बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान में उल्लेखित हैं, लेकिन दलित शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो 1 2 3 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। निम्न में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए अभी हमने पढ़ा था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी प्रावधान है। इसके अलावा मूल कर्तव्यों में भी पर्यावरण से संबंधित प्रावधान किए गए। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में राज्य के डीपीएसपी के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48A के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51A(G) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उनकी रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। ठीक है, तो डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पर्यावरण से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? देखिए धर्म की स्वतंत्रता की बात करें, विधि के समक्ष समानता की बात करें और प्रेस की स्वतंत्रता, ये तीनों ही मूल अधिकारों के अंग हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम यहां पर कहें समान नागरिक संहिता, ये जो है अनुच्छेद 44 में आता है। ठीक है, 44 में, और यही जो है डीपीएसपी का अंग है। ठीक है, अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा समस्त राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का जो है यहाँ प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? ठीक है, देखिए यह कहा था केटी शाह ने। ठीक है, केटी शाह ने यह कहा था। चलिए आइए दोस्तों, अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं मूल कर्तव्यों की। ठीक है, देखिए अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित को जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कि स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो ये याद रखने की बात है ना। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक नज़र डाल लेंगे कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्रम के हिसाब से भी पूछा गया है और इनमें से कई बार ये पूछा गया है कि मतलब राष्ट्रगान का आदर करें और संविधान का पालन करें, यह किस
मूल कर्तव्य में है, तो हम बताएंगे कि पहले में है। इस तरह से पूछा गया है, क्रम के हिसाब से भी पूछा गया है। तो देखिए, पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें या सेवा करें। ठीक है। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है। इसके बाद 11वां, जो कि जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, तो यह है, माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे। ठीक है। तो पहले क्या था संविधान में, शुरुआत में क्या 10 थे, कब 1976 में। ठीक है। जब 42वें संविधान संशोधन से हमने ये शामिल किए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है। तो अगर बात ये भी कर लें कि ये कहाँ से लिए थे हमने, तो हमने ये पूर्व सोवियत संघ से ये हमने मूल कर्तव्य की अवधारणा ली है। ठीक है। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। ठीक है। ये देखिए लिखा है, मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई थी। ठीक है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है। ये भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत जोड़े गए, जिसमें शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 के 86वें संविधान संशोधन से ये एक कर्तव्य को बढ़ाया गया और ये अब 10 से 11 हो गए हैं। और हमने पढ़ लिया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था। ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है, अगर हम बात करें, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ये तो शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये तो है। अस्पृश्यता को मिटाने की ओर प्रयास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे मूल कर्तव्यों में बात की गई है, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। ये मूल अधिकारों का हिस्सा है। ठीक है। आर्टिकल 17 में ये बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है। देखिए, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना, ये सभी मूल कर्तव्य हैं।
लेकिन अगर हम बात करें यहाँ कि कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो लोक चुनावों में मतदान करना यह मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में नागरिकता के संबंध में प्रावधान है, ये सही है। भाग 3 में मूल अधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 में डीपीएसपी है, यह भी सही है। लेकिन भाग 5 में मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 का ए पार्ट उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। ठीक, प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में संविधान के अंतर्गत नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पढ़े, रिवीजन किया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।